Hello and welcome students. I am Ajay Kumawat. I welcome you all on CUET Only's e-learning platform. So आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है कि पिछले 3 साल में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पूछ रहा है और किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस को हम अलग अलग तरीके से उनसे डील कर पा रहे हैं. So here we are going to start the very particular session that has been asked or the paper has been asked on 6th of August 2022 in shift first. So the first question is related to paces. The maximum part is related to comprehensive. है ना, जो मैक्सिमम पार्ट आता है वो किससे रिलेटेड है? आपका कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है या फिर आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड है. ग्रामेटिकल पोर्शन से आपको बहुत कम चीजें देखने को मिलती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के लिए या बहुत अच्छी वोकैबुलरी के लिए ग्रामेटिकल पोर्शन का आना भी उतना ही जरूरी है जितना आपको कॉम्प्रिहेंशन आना हो. तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पेसेस. आपका रीड द पेसेस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एंड व्हाट अबाउट द पेसेस इज there is a lovely story of a tree and a little boy who used to play in its shade. Okay, there are two characters. The first one is the boy and the second one is the tree. Okay, there is a lovely story of a tree and a little boy who used to play in its shade. They had become friends. One day the boy sat leaning against the hunk of the tree. lean का अर्थ होता है झुकना. hunk of the tree जो है वो पेड़ के तने की तरफ. crying रोते हुए. he was hungry. eat my fruit said the kind tree bending down one of its branches. बच्चा क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंदी में रिलेट करके दूंगा ताकि आप चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएं. देखिए, किसी भी पैसेज को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू हैव दैट टाइप ऑफ मिथ कि आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ लूंगा और फिर पैसेज में से जो है वो उनको सर्च कर लूंगा. दैट इज द वर्स्ट स्ट्रेटेजी आई हैव एवर सीन इन द एग्जामिनेशन. है ना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो भी करते हैं. पता नहीं क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है जैसे छोटी क्लासेस में हमें आपका जो है वो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इन द फर्स्ट और सेकंड लाइन, द सेकंड विल बी इन सेकंड और थर्ड लाइन एंड द लास्ट विल बी इन लास्ट लाइन. है ना, ऐसा यहां नहीं है. इट्स कंपटीशन. और जो सीयूईटी का जो पैटर्न है वो बहुत सिमिलरिटी के साथ में है बैंकिंग एग्जामिनेशन से, जो रियल में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पूछना पसंद करते हैं. तो सबसे पहली बात, जब भी आप पेसेस पढ़ें, जितने भी पेसेस में आएंगे सबके साथ में आप क्या करेंगे? यू शुड गो थ्रू द कंप्लीट पैसेज. आपको सबसे पहले कंप्लीट पैसेज को पढ़ना है. उसके ठीक बाद में आपको क्या करना है? सर उसको पढ़ते हुए नॉर्मली उसको जो है वो क्या करना है? नॉर्मली उसकी थीम जो है वो तैयार करनी है. कौन कौन से जो है वो मेन पॉइंट्स है उन पर ध्यान देना है और फिर हमें आपका जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलना है ताकि हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को भी सही कर सकें. एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर पूछे जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके तो उन्हें भी सही किया जा सके और साथ में ही पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जा सके. तो हियर इज द पैसेज एंड दैट इज सेइंग there is a lovely story of a tree and a little boy who used to play in its shade. छाया में खेला करता था. मैं थोड़ा हिंदी आपको इसलिए बताऊंगा ताकि जल्दी रिलेट हो. They had become friends. ठीक है, they had become friends. One day the boy sat leaning against the hunk of the tree crying. एक दिन बच्चा रोते हुए उसकी तरफ जो है वो उसके तने की तरफ झुकता हुआ जो है वो बैठता है और क्या कहता है? He was hungry, कि वो बहुत भूखा था. Eat my fruit, है ना, मेरा फल खा लो, मेरे फल जो है वो आप खा लो. Said the kind tree bending down of its branches. उसने अपनी एक ब्रांच को जो है वो झुकाते हुए क्या किया? जो है वो ट्री कहता है कि तुम जो है अगर तुम्हें भूख लगी हुई है तो क्यों ना तुम जो है वो मेरे यहां से मतलब मेरा जो है वो फल खा लो. पेड़ ये जो है उस बच्चे को कह रहा है. The boy ate the fruit and was happy. उसने खाया और बड़ा खुश हुआ. The boy grew up. लड़का बड़ा हुआ, है ना, grow up, है ना, कहते हैं grow up boy, grow up. It means grow up is an phrasal verb जिसका मीनिंग क्या होता है? आपका जो है वो बड़ा होना. One day he sat under the tree with an anxious look on his face. एक दिन फिर से वो जो है वो पेड़ के नीचे बैठता है और इस बार उसका लुक कैसा दिखाई पड़ता है? It's anxious, है ना, आपका उत्सुक जिसको अपन कहते हैं, मतलब ईगर जिसको अपन कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला, ईगर. What is the matter? Asked the tree. Tree पूछता है उसको कि भाई क्या बात होगी? What is the matter? I'm going to marry and I want a house to live in. मैं शादी करने जा रहा हूं और मुझे रहने के लिए घर चाहिए. कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है. कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है.
ठीक है आपका सेट द ट्री सेट द यंग मैन कट डाउन माई ब्रांचेस एंड बिल्ड योर हाउस। मेरी जो है वो क्या कर लो, ब्रांचेस मेरी जो है वो शाखाएं काट लो और अपना घर बना लो। पहले क्या दिया था, जब वो छोटा बच्चा था तो उसको फल दिया, फिर उसी पेड़ ने उसको क्या दिया, उसको जो है वो कहा कि मेरी जो है वो टहनियां काट लो और अपना घर जो है वो उनसे बना लो। ठीक है, सेट द ट्री द यंग मैन बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लड़के ने क्या किया, ब्रांचेस से जो है वो अपना घर बनाया। द यंग मैन बिकम अ सेलर, उसके बाद में वो क्या बन गया, एक सेलर बन गया। सेलर आपका जो है वन डे ही सेट अंडर द ट्री विद अ वरीड लुक। एक दिन वो जो है वो बड़ी चिंताग्रस्त जो है, वरी चिंता के साथ में जो है वो कहां बैठा था, पेड़ के पास में बैठा, पेड़ के नीचे बैठा था। व्हाट इज द मैटर, अब क्या हो गया, आस्क्ड द ट्री माय कैप्टन इज क्रूएल फेलो, इज अ क्रियल फेलो। मेरा जो कैप्टन है, ये लड़का कहता है, जो सेलर है आपका जो है वो नाविक के बिहाफ पे जो है वो हम इसको जानेंगे कि आपका मेरा जो कैप्टन है यानी मेरा जो बॉस है, जो कप्तान है, वो क्या है, ही इज नॉट अ गुड फेलो, ही इज अ क्रियल फेलो। वो एक बड़ा निर्दयी व्यक्ति है। आई वॉन्ट अ शिप ऑफ माई ऑन, तो मुझे खुद का क्या चाहिए, शिप चाहिए। सेड द सेलर कट डाउन माई ट्रंक एंड बिल्ड अ शिप। तो पेड़ क्या कहता है, मेरा तना काट लो और जो है वो शिप बना लो, अपना है ना जहाज बना लो। द सेलर लॉस्ट हिज शिप एंड रिटर्न्ड होम एज अ हेल्पलेस ओल्ड मैन। अब वो जो सेलर था उसने क्या किया आपका, द सेलर लॉस्ट हिज शिप, उसने अपना जो है वो शिप, अपना नाव खो दी उसने, जो है वो पानी वगैरह में जो है वो चली गई होगी। और वो जब घर लौटा एंड मतलब एंड रिटर्न्ड होम एज अ हेल्पलेस ओल्ड मैन, और जब तक वो घर लौटा तब तक वो एक असहाय वृद्ध व्यक्ति हो चुका था, यानी अब उसकी उम्र जो है वो काम करने की नहीं थी। On a cold winter's day, he stood where the tree once was leaning on his stick and trembling with cold. Once on a cold winter's day, एक सर्द की जो है वो सर्दी की बातचीत ये कर रहे हैं। He stood where the tree once was leaning on his stick, है ना, वो कहां खड़ा था, जहां पेड़ जो है वो झुका हुआ था, and trembling with cold, और जो है वो आपका सर्दी से कांप रहा था, सर्दी से कांप रहा था। Make a fire of me and warm yourself, तो पेड़ क्या कहता है कि मुझ में आग लगा दो, यानी मुझसे आग जला लो और अपने आप को वार्म कर लो, गर्म कर लो। ठीक है, Make a fire me and warm yourself. Set the stump of the tree. The stump of the unselfish tree burnt in the fire, softly humming a tune. अब जो है वो उसका जो लास्ट का पार्ट बचा हुआ था वो भी किसमें जो है वो जला दिया उस बंदे ने, जो है मतलब उस लड़के ने, फायर में। अब देखो ये फर्स्ट जो पैसेज है वो मैंने आपको थोड़ा रिलेट करके दिया है। सेकंड थर्ड इसके आगे जो भी आएंगे तो उनको अपन डायरेक्ट बेसिस पे पढ़कर कोशिश करेंगे कि उनको डायरेक्ट ही उनके आंसर्स हम दें। तो ये तो एक कहानी है, एक स्टोरी है, एक पेड़ और एक जो है वो लड़के के बारे में, कि उन्होंने अलग अलग समय पे पेड़ ने उसको अलग अलग तरीके से जो है वो सपोर्ट किया। अब यहां जो है वो किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू, यू हैव टू मैच द लिस्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ओके, लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, द बॉय वाज क्राइंग, व्हाई द बॉय वाज क्राइंग, द बॉय वाज क्राइंग आप to marry and wanted a house of his own because he was hungry, burnt in the fire, wanted to own a ship of his own. तो आप क्या कहेंगे, what must be your answer? Sir, it must be connected. The boy was crying because he was hungry. क्यों जो है वो रो रहा था, क्योंकि वो क्या था आपका, भूखा था। यानी फर्स्ट को हमने किससे कनेक्ट किया, थर्ड से कनेक्ट किया। The second one is, the young man was anxious. वो उत्सुक था किस चीज को लेकर, आपका anxious to marry and wanted a house of his own. ठीक है। The third one is, the seller was worried. seller क्यों worried था आपका, wanted to own a ship of his own, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, अपना खुद का शिप चाहिए था। यानी सी का हमने पार्ट जो है वो किससे मैच किया, आपका फर्स्ट से। अच्छा, द स्टम्प ऑफ द ब्यूटीफुल काइंड एंड सेल्फिश ट्री बर्न्ड इन फायर, उसको जो है वो आग में जला दिया गया। एंड द सेकेंड वन रिलेट्स टू द सेकेंड वन, ओके। तो द आंसर मस्ट बी ए टू सी, मतलब ए को जो है वो हमने किससे कनेक्ट किया है, आपका जो है वो थर्ड नंबर से कनेक्ट किया है। और इसी तरीके से जो है वो इसका आंसर आपको सर्च करना है। इज इट, बहुत सिंपल है। इफ यू गॉट द पैसेज केयरफुली, है ना, अगर आपने पैसेज को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो डेफिनेटली यू कैन गिव द आंसर्स विदाउट रीडिंग अ सिंगल लाइन इन द पैसेज। अब आपको दोबारा ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उसको बेहतर पढ़ा है, उसकी थीम याद की है कि क्या क्या बात हुई थी उनके बीच में। जैसे हम अभी पढ़ते आए थे, स्किमिंग करते आए थे। स्किमिंग इज अ वर्ड, स्किम
छोड़ छोड़ कर पढ़ना, मतलब इट्स लाइक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको तैयार करना। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार किया एंड नाउ हियर इट इज। चलो अब बात करते हैं हम किसके बारे में कि सर नेक्स्ट क्या। तो देखो फर्स्ट को हमने किससे कनेक्ट किया था, सी से कनेक्ट किया था। फर्स्ट को हमने किससे कनेक्ट किया था, सी से कनेक्ट किया था। एंड द राइट आंसर मस्ट बी, इफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू सी देन डेफिनेटली इट मस्ट बी बी। ओके, so the right answer must be B. The right answer must be B. Now the next question, second question देखो, the two protagonists of the story are blank, select the correct option, both innocent and नया जो होता है आपका, one is intelligent and other is a fool, both cunning and selfish, one of them is demanding and greedy, the other always generous, sensitive and supportive। मतलब इसमें जो दो कैरेक्टर कहे गए हैं ना आपका जो है वो प्रोटोगोनिस्ट, आपके जो दो कैरेक्टर हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर वर द बॉय एंड द सेकंड वन वाज the tree, is it? The boy and the tree। इन दोनों के बारे में जो है वो क्या था, खास क्या था कि सर लड़का हर बार जो है वो जाके पेड़ से कुछ ना कुछ मांग रहा था, है ना, उसका लालच बढ़ता गया। पहले उसने फल खाए, पेड़ ने जब उसको फल दिए तो वो बोला कि मुझे जो है वो घर बनाना है। पेड़ ने जब है उसे जो है वो शाखाएं दी तो उसने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो अपनी नाव बनानी है ना, अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो उसने तना दे दिया, तो उसने क्या कहा कि अब मुझे जो है वो सर्दी लग रही है, मैं बुजुर्ग अवस्था में आ चुका हूं, तो उसने जो है वो अपना बाकी का पार्ट दे दिया। और इस तरीके से पेड़ ने हर बार जो है वो किसका उदाहरण दिया, पेड़ ने हर बार उदाहरण दिया कि वो कैसा है, आपका जीनियस है, उदार है, आपका सेंसिटिव है, उसको जो है वो सहनशील मतलब चीजों को फील कर पाता है, एंड सपोर्टिव है। ये किसके जो है वो आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये ट्री के लिए हैं। ये किसके लिए कहे गए हैं, ट्री के लिए। एंड द सेकंड वन ऑफ देम इज डिमांडिंग एंड ग्रीडी, और लड़का कैसा प्रतीत होता है कि बार बार चीजें मांग ही रहा है, इज इट? तो द राइट आंसर मस्ट बी डी, द राइट आंसर मस्ट बी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन, हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे वर रिलेटेड टू ईच अदर। द फर्स्ट वन इज they were close contenders in their race to survive. They were very close friends due to their very long association. They were colleagues as they worked together. And the last one is, just a second, here is the last option, and that is they were competitors in their need to fulfill their own needs. अब मुझे आप बताओ, क्या इन दोनों ने जो है वो एक दूसरे की कोई नीड फुलफिल की है? देन यू विल से कि सर डेफिनेटली नॉट। हर बार जो है वो फुलफिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन आया है सामने? वो पेड़ है, उसी ने जो है वो उस लड़के की नीड्स को फुलफिल किया है, लड़के ने उसको कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, दे वर कुलीग्स एज दे वर्क टुगेदर, क्या वो कुलीग थे? दे वर डिफरेंट कैरेक्टर, सो इट मस्ट बी नॉट द राइट वन। ओके, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ड्यू टू देयर वेरी लॉन्ग एसोसिएशन, है ना, वो बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे क्योंकि बचपन से लेकर जो है वो आपको ओल्ड एज तक का जो टाइम है वो पेड़ के साथ में दिखाया गया है। और दे वर क्लोज कंटेंडर्स इन देयर रेस टू सर्वाइव, क्या जो है वो दोनों ही जो है वो सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के प्रति जो है वो डिपेंडेंट थे, तो ऐसा नहीं है। तो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स ड्यू टू देयर लॉन्ग एसोसिएशन। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि मैं दोबारा पैसेज की तरफ गया ही नहीं, तो आपका तरीका सेम टू सेम होना चाहिए कि आप थीम को फील करोगे, थीम को तैयार करोगे और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करोगे, वापस पैसेज की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम टू सोल्व द कंप्लीट पेपर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, द स्टोरी हाईलाइट्स अ टिपिकल सेल्फिश ह्यूमन नेचर वी are all familiar with. Identify the form of the option given below. Here are the four options that is related to the story highlights a typical selfish human. जाहिर सी बात है कि वो जो ह्यूमन है, जो आपका लड़का है, वो कैसा है, आपको कैसा दिखाई पड़ता है? He was selfish.
और ऐसे नेचर के साथ में हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। तो आपको पूछा है कि इनमें से आपको आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो आपका क्या था, कंपैशन एंड बेनेवोलेंस था, आपका कन्वर्सेशन ऑफ फोर्सेस था, आपका फॉरेस्ट था, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ वर्ड्स जो है वो आपको लग रहा होगा कि सर कई बार जो है वो आप गलत पढ़ दे रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में बताऊं बच्चे, यहां जो है वो सही तरीके से ये चीज नहीं दिख पा रही है क्योंकि हमने पीडीएफ को बहुत ज्यादा जूम कर रखा है, इज इट। तो मैं वहां से देख के जो है वो कंफर्म कर रहा हूं कि इस वर्ड में क्या लिखा हुआ है। So don't worry about that. Okay, the first one is compassion and benevolence. The second one is conversation of forest. The third one is mindless greed to possess more and more wealth. And the fourth one is heartless and foolish exploitation of nature. So what must be the right answer? Okay, compassion, क्या एक दूसरे के लिए जो है वो कंपेशन था, एक दूसरे के प्रति जो है वो सहानुभूति थी? नहीं सर, बार बार जो है वो सहानुभूति कौन दिखा रहा था, कंपेशन कौन दे रहा था? आपका बेनेवोलेंस, आपका जो है वो उपकार करना। बेनेवोलेंस क्या होता है? आपका उपकार। इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम यू कैन गो फॉर दिस वन, बेनेवोलेंट। ओके, कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट है ना, क्या यहां पर जो है वो फॉरेस्ट के बीच में कोई बातचीत हुई है? आपका माइंडलेस ग्रीड टू possess मोर एंड मोर वेल्थ, एंड द लास्ट वर्ड इज हर्टलेस एंड फुलिश एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर। क्या नेचर ने हर्टलेस या फुलिश एक्सप्लोटेशन देने का प्रयास किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज mindless greed to possess more and more health. The boy that was thinking about to gaining more and more wealth by the nature. Yes or no? तो उसने पेड़ से हर बार जो है वो लेने ही लेने का प्रयास किया है अकॉर्डिंग टू हिज ग्रीड और पोजीशन, अकॉर्डिंग टू हिज ग्रीड और पोजीशन, इज इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द stump of the unselfish tree burnt in the fire softly humming a tune means, देखो उसका जो बचा हुआ पार्ट है आपका स्टम्प ऑफ द अनसेल्फिश ट्री, जो सेल्फ आपका अनसेल्फिश ट्री था, burnt in the fire softly humming a tune means select the right option from the given options। कि वो जो पेड़ का बचा हुआ पार्ट है भाई, तना भी ले लिया, डालियां भी ले ली, सब कुछ ले लिया, अब जो है वो उसने भी अपने आप को जो है वो समर्पित कर दिया उस लड़के को, और बिना किसी जो है वो आपके सेल्फिशनेस के साथ में, यानी बिल्कुल जो है वो अनसेल्फिश होके उसने ये सारी चीजें की। तो आप अब इस जो है वो पर्टिकुलर लाइन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ द गिवन लाइन? हमिंग अ ट्यून, एक ट्यून को जो है वो मतलब बुदबुदाते हुए, यानी जो है वो बड़े आराम से, बड़े प्यार से, इट्स लाइक अ सैक्रिफाइस कि सर मैं सब कुछ ही दे दूंगा, है ना। पेड़ जो है वो किस प्रकार का प्रतीत होता था कि तुम सब कुछ ले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग। सो एवरी ट्री सिंग्स व्हेन इट इज बर्न्ट। तो क्या इसका अर्थ ये है, इस लाइन का अर्थ, कि भाई हर पेड़ जो है वो जब उसको जलाया जाता है तो वो आपका गाना गाता हो? सर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं कि ये सिर्फ पैसेज दिया हुआ है, बाकी पेड़ों को नुकसान पहुंचाना वास्तविकता में बहुत गलत है। आप ऐसा ना करें और दूसरे को भी ना करने की सलाह दें। द सेल्फलेस ट्री फेल्ट नो पेन इवन इट्स acute suffering while dying, caring for others. Okay, the frail and wonderful tree fibbed to forget its pain by humming, or the tree was a fool and was humming as it did not realize that it was dying. क्या इसका अर्थ यह है कि ट्री जो है वो क्या था? मूर्ख था? अच्छा, दो ऑप्शंस तो नहीं है, we have only two options left. What must be the right answer? The selfless tree, जो सेल्फलेस ट्री था, यानी जिसमें क्या नहीं था, आपका सेल्फिश का भाव नहीं था, फेल्ट नो पेन इवन इट्स एक्यूट सफरिंग व्हाइल डाइंग, कैरिंग फॉर अदर्स। वो क्या कर रहा था? दूसरों की परवाह करता हुआ। द सेल्फलेस ट्री फेल्ट नो पेन, उसको किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हुआ। इवन इन इट्स एक्यूट सफरिंग वाइल डाइंग, यानी मरते हुए भी उसको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हुआ। पेड़ को जलाया जा रहा है पर उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए परवाह कर रहा है, ठीक है। और द फ्रेल एंड वंडरफुल ट्री टू फॉरगॉट इट्स पेन बाय हमिंग, क्या जो है वो गाना गाकर वो अपनी जो है वो पेन को भुला सकते हैं? अरे आप मतलब एक पेड़ ले लीजिए, एक नेचर ले लीजिए, एक इंसान ले लीजिए। अब मैं जो है
वो अगर आपको कहूं कि भाई आपका जो है वो हाथ कटने वाला है तो आप गाना गाना शुरू कर दो, आपको दर्द कम हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू, यस और नो। लेकिन आपने जो है वो हमारे देश के जो है वो वीर जवानों को देखा होगा, है ना, हमारे देश के उन सैनिकों को देखा होगा जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, देश की, भारत माता की सेवा करते हैं। वो अपने प्राणों को बिल्कुल पलक झपकते ही जो है वो न्यौछावर कर देते हैं। सोच के देखिए उस मंजर को, सोच के देखिए उस जो है वो दृश्य को, जब उन्हें पता होता है कि सामने से उनकी मृत्यु जो है वो उनका इंतजार कर रही है, फिर भी वो सिर्फ दूसरों की परवाह करते हुए, अपने देश की, अपने देश के नागरिकों की परवाह करते हुए, बिना किसी एक हिचकिचाहट के अपने प्राणों को जो है वो देश के लिए समर्पित कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम पे वो सारा पेन भूल जाते हैं, उनको लगने वाली गोलियां, उनको होने वाला दर्द, वो सब कुछ भूल के सिर्फ वो एक ही वर्ड याद रखते हैं कि मुझे अब जो है वो अपने देश के लिए, अपनी जो है वो मातृभूमि के लिए बलिदान देने का समय आ चुका है। सो इट्स अ नेचर ऑफ ह्यूमन, तो इट्स अ नेचर ऑफ अ ट्री। तो हम क्या कहेंगे, द selfless tree felt no pain even in its acute suffering while dying, caring for others। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए क्या कर रहा था, परवाह कर रहा था, इसलिए उसे जो है वो उस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। इज इट? तो नाउ next question is, okay, how would you define the relationship that the story illustrates? Select the correct answer from the following option. So here are some options and you have been asked कि ये जो स्टोरी है, हाउ वुड यू डिफाइन द रिलेशनशिप दैट द स्टोरी इलस्ट्रेट, है ना, ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में आपको जो है वो बताती है, बताओ। इट वॉज ए म्यूचुअल सिंबलिक, इट वॉज ए म्यूचुअल symbiotic relationship, it was a relationship based on deceit and treachery। देखो deceit का अर्थ क्या होता है, धोखा, किसी को जो है वो परेशान, मतलब धोखा देना, या किसी को जो है वो क्या देना आपका, ट्रिचेरियस जो है वो आपका किसी को बहुत ज्यादा जो है वो दुख देना, उसको मतलब जो है वो तड़पाना, उसके लिए जो है वो वर्ड यूज किया जाता है ट्रिचेरियस, वहीं से वर्ड लिया गया आपका ट्रिचेरी। अच्छा, इट वॉज एन वन साइडेड रिलेशनशिप व्हेन द ट्री loved, cared and supported the boy till its end. It was a disguised enmity, है ना, डिस्गाइज, छिपा हुआ जिसको अपन कहते हैं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है वो साथ साथ में बताते चल रहा हूं, डिस्गाइज, छुपा हुआ, है ना, आपका जो है वो इट्स लाइक अ स्नेक इन द ग्रास एनिमिटी, है ना, डिस्गाइज एनिमिटी, इट्स लाइक अ स्नेक इन द ग्रास। ओके, तो व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर? विल गो फॉर इट वाज एन वन साइडेड रिलेशनशिप। पूरी स्टोरी में हमें जो समझने को मिला कि सर ये एक तरफा रिलेशनशिप था, जहां पेड़ बार बार उसको प्रेम, सलाह जो है वो प्रेम, सपोर्ट, या फिर उसको जो है वो क्या कर रहा था, केयर कर रहा था, जबकि लड़का जो है वो उसके लिए किसी भी तरीके से फेवरेबल नहीं था, और ये वन साइडेड जो है वो रिलेशनशिप था, एंड तक उस पेड़ ने उसको दिया ही दिया। इज इट? तो द क्वेश्चन रिलेट्स हियर। नाउ ओके, वी हैव गॉन फॉर द 6 क्वेश्चन, है ना, 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब मैं थोड़ा सा एक समराइजेशन पे आ जाता हूं, क्या हमने क्या क्या किया। पहले हमने जब पैसेज पढ़ा तो उसको इस तरीके से पढ़ा कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थीम हमने याद की, थीम याद करने के साथ साथ में हमने जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चीजों को जो है वो तैयार किया, और फिर हमने क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगाया, यानी कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो उस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां सुटेबल नहीं हो सकते हैं। So that is the right strategy to solve any type of passage। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये तो स्टोरी है, इसलिए वो बहुत जल्दी उसकी थीम याद हो गई, लेकिन मान लीजिए वहां जो है वो आपका स्टोरी बेस्ड ना हो के जो है वो क्रिटिकल बेस्ड हो, या फिर आपका जो है वो नैरेटिव हो कुछ, या आपका जो है वो डाटा सफिशिएंसी बेस्ड हो, ऐसा कोई भी पैसेज आए तो वहां हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी सेम ही रहेगी, बस वहां कुछ पॉइंट्स पे आपको एक्स्ट्रा जो है वो आपको ध्यान देना होता है। So now the second passage is here. After reading the following passage, answer the questions which follow. Sorry, it's fellow. Fellow means साथी, जिसको अपन कहते हैं fellow means साथी। He is my fellow. He is my fellow. He is साथी, colleague, supportive. Okay, and the follow. I must say that beyond occasionally exposing me to laughter, my constitutional shyness has been no great disadvantage to me. I must say
that beyond occasionally exposing me to laughter, my constitutional shyness has been no great disadvantage to me. In fact, I can see that on the contrary. On the contrary होता है आपका जो है वो contradiction, आपने एक वर्ड सुना होगा विपरीत के लिए यूज किया जाता है जब आप सेकंड की बात कर रहे हो तो सामने वाले की. On the contrary, on the contrary. So what is the meaning of this? On the contrary means विपरीत, oppose. It has been all my advantage. There are two things. The first one is my constitutional shyness has been of no great disadvantage to me. In fact, I can see that on the contrary, it has been all to my advantage. My hesitancy in speech, while I speak, I usually get hesitate. My hesitancy in speech, which was once an annoyance, is now a pleasure. अब देखो यहां जो है वो बातचीत किसकी कर रहा है, थोड़ा सा अगर आप इसको रिलेट करके चलेंगे तो आपको ये बात बहुत जल्दी समझ में आएगी. Like I must say that beyond occasionally exposing me to laughter, my constitutional shyness has been of no great disadvantage to me. In fact, I can see that on the contrary, it has been all to my advantage. है ना, कि अगर मैं जो है वो disadvantage को छोड़ दूं तो बाकी सारी चीजें मेरे लिए क्या है, एडवांटेज जैसी है. My hesitancy in speech, बोलते समय मेरी जो हिचकिचाहट है, hesitancy है, which was once an annoyance, जो एक बार मुझे कैसी लगती थी, annoyance, बड़ा जो है वो चिड़चिड़ा स्वभाव जो है वो annoy करना, किसी को परेशान करना, यानी मुझे जो है वो ये परेशान करने वाली लगती थी, is now a pleasure. It's like a pleasure. So pleasure means आनंद, जिसको अपन कहते हैं delight. Its greatest pleasure has been that it has taught me the economy of words. और इसका सबसे अच्छा जो है वो आनंद क्या है कि इसने मुझे क्या सिखाया है. It has taught me the economy of words. शब्दों की जो इकोनॉमी है कि शब्दों को कैसे यूज करना है. The economy of words, how to use words. जैसे आपने जो है वो बचपन से एक लाइन जो है वो आपके टीचर्स ने आपको कही होगी, आपके पेरेंट्स ने आपको कही होगी कि जब भी आप बोलते हैं तो शब्दों को बड़ा तोल मोल के बोलिए, है ना, उनकी वैल्यू समझ के बोलिए. तो वो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स है कि उनकी क्या वैल्यू है. व्हाइल यू आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ वर्ड्स टू समवन, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स यू मस्ट यूज, इज इट? So go for it. Its greatest pleasure has been that it has taught me the economy of words. I have naturally formed the habit of restraining my thoughts. Okay, restraining my thoughts, and I can now give myself the certificate that a thoughtless word hardly ever escapes of my tongue or pen. ठीक है, thoughtless यानी without thinking कोई भी word जो है वो मुश्किल से ही जो है वो escape of my tongue or pen. ठीक है, कि मैं बिना सोचे समझे कोई शब्द बोलता ही नहीं हूं, लिखता ही नहीं हूं. अब मुश्किल से ही, अब मैं इतना जो है वो पूर्ण हो चुका हूं कि मुश्किल से ही कोई शब्द जो है वो मेरी टंग से या मेरे पेन से जो है वो क्या होता हो, बचकर निकलता हो. और वो भी कौन सा, आपका थॉटलेस, जो मैंने विचार नहीं किया हो. तो यानी मैं हर वर्ड को जो है वो कैसा दिखाता हूं, विचार करके उसको लिखता या बोलता हूं. I do not recollect ever having had to regret anything in my speech or writing. Okay, I do not recollect ever having had to regret anything in my speech or writing. I have thus been spared. What is it? Just a second. Spared. It's thus been spared many a mishap and waste of time. Experience has taught me that silence is part of the spiritual discipline of a votary of truth. Okay, like what is the main important point here, and that is experience has taught me that silence is part of the spiritual discipline. What is the part of spiritual discipline? It's silence of a votary of truth. Proneness to exaggerate. What is it, है ना, मैं थोड़ा सा इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूं. Okay, exaggerate, to suppress or modify the truth. Okay, writingly or unwritingly is a natural weakness of man, and silence is necessary in order to surmount it. A man of few words will rarely be thoughtless
in his speech he will measure every word. He will measure every word. So what about the passage is, the passage belongs to how we should use words in our expressions or something there. So here are the questions. The first question belongs to the expression my constitutional shyness in the given passage would mean. What is the mean of the expression that was given in the passage, and that is my constitutional shyness. My constitutional shyness. What is the meaning of this? What is the meaning of this? My constitutional shyness. The first one is shyness mentioned in Article 1 in the Indian Constitution. Have you heard about that? क्या यहां इस तरीके की कोई बातचीत हुई है? आपका जो है वो आर्टिकल 1 से रिलेटेड, ठीक है. द सेकेंड वन इज okay, here are the other options. The second one is shyness prescribed as a mark of our democracy in the preamble of our constitution. Preamble जिसको हम जो है वो प्रस्तावना के तौर पे जानते हैं, preface को अपन कहते हैं. The innate and natural shyness in the author. Okay, constitutional shyness, and the last one is a shyness that the author pretends to derive some evil advantage in life. तो क्या उसने जो है वो प्रिटेंड किया, जो है वो दिखाने का नहीं, उसने जो है वो क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस मेरे अंदर है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो बातचीत मैं कह रहा हूं, द इनेट एंड नेचुरल शाइनेस इन द ऑथर, जो लेखक के अंदर खुद की एक जो है वो आंतरिक और जो है वो नेचुरल जो स्वाभाविक शाइनेस है, उसकी बात जो है वो यहां पर की जा रही है. तो यहां जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस का अर्थ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल शाइनेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, दैट इज द मीन द इनेट एंड नेचुरल शाइनेस इन द ऑथर. The author as a matured individual believes that his shy nature brought him. Okay, what he believes. Now the next question is the author as a matured individual believes that his shy nature brought him what the shy nature brought him, great advantage in life, unmatured joy and enchantment in life, disadvantage while performing rituals और मीडिया कवरेज. अब आप खुद बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को समझ सकते हो. देखो, इसने शुरू में क्या कहा था, आपको डेफिनेटली पता होगा. इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं. अगर आपने पेसेज को बहुत आराम से पढ़ा है, यू विल डेफिनेटली गेट द राइट आंसर, एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज, I must say that beyond occasionally exposing me to laughter, my constitutional shyness has been to no great disadvantage to me. It means जो shyness थी उसकी वजह से इनको कोई great जो है वो disadvantage नहीं हुआ. In fact, I can see that on the contrary, it has been all to my advantage. इससे मुझे क्या हुआ है, फायदा ही हुआ है, advantage ही मिला है, profit ही मिला है. So what must be the right answer of the 8th question? It is great advantage in life. The shyness gave him great advantage in life. A is the right answer. Now, 9th question. From the options given below, select the one which is appropriately answer the following question. The author, due to his shy nature, would aggressively attack any and every crowd around him. How? If a person is shy in his nature, how he can aggressively attack on crowd or everyone? No, he can't. वो नहीं कर सकता भाई. अगर मेरा नेचर जो है वो बहुत शाई है, मैं बहुत ही जो है वो चीजों को सोच समझ के बोलता हूं, लिखता हूं, so how can I attack or aggressively attack to someone? Okay, the second option is worked hard to hide his stammering, जिसको अपन कहते हैं हकलाना, जिसको जो है वो हिंदी में एक वर्ड होता है हकलाना, है ना. क्या इसने हकलाने के लिए वर्कड हार्ड टू हाइड हिज स्टैमरिंग, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई. नेचुरली फॉर्म द हैबिट ऑफ रिस्ट्रेनिंग हिज थॉट्स. नेचुरली क्या हुआ, उस शाइनेस की वजह से नेचुरली जो है वो थॉट्स में उसके क्या आ गई, प्योरिटी आ गई, है ना. ये बात जो है वो ऑलरेडी पैसेज में कही गई है, यू वेरी वेल नो. और आपका जो है वो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है वो सी हो जाएगा कि सर उसके थॉट्स में जो है वो नेचुरली क्या हो चुका है, उसके थॉट्स जो है वो प्योरिटी के तौर पे देखे जा चुके हैं. द ऑथर क्लेम्स दैट
He has rarely even spoken a thoughtless word due to his shy nature. He always speaks without thinking because he is shy. As a shy individual, he has become prone to nightmares. His shy nature helped him become a great cricket player. अब मुझे आप खुद बताएंगे कि क्या इन दोनों ऑप्शंस को यहां जो है वो क्या यहां क्रिकेट प्लेयर से रिलेटेड कोई बातचीत हुई है? दैट डेफिनेटली नॉट. एज ए शाई इंडिविजुअल ही हैज बिकम प्रोन टू नाइटमेयर्स. Never. He always speaks without thinking. तो उसने तो कहा था मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं हर चीज को, है ना, लिखने और बोलने का तरीका मेरा वैसा ही है. So he has rarely even spoken a thoughtless word due to his shy nature. अब वो जो है वो नेचर अगर शाई है तो देखो इसका नेचर शाई है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, इफ माई नेचर इज शाई, ठीक है, इसका मतलब मैं बोलने में पहले ही हिचकिचाता हूं. अब मैं बोलूंगा अभी किसी से तो मैं जाहिर सी बात है बहुत सोच समझ के कुछ बोलना भी चाहूंगा, तो कि पहले ही मैं बोलना नहीं चाहता, फिर अगर बोलूंगा अभी तो वर्ड्स को बहुत तरीके से जो है वो यूटिलाइज करूंगा. इज इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. From the options given below, select the one which answer the following question. Experience has taught the author that. Experience ने जो है वो author को क्या सिखाया? Silence is better than laughter. मैंने वहां आपको एक पॉइंट आउट किया था, पैसेज में ये बात दोबारा जो है वो रिपीट की थी, that if you are going for any particular point तो आपको उसे हाईलाइट कर लेना है. वहीं पर जो है वो आपका जो पेपर होगा उसी में आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है कि क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है. तो साइलेंस इज बेटर देन लाफ्टर टू स्टे फिट. Silence is part of the spiritual discipline. Silence is to be avoided all the costs. Silence can never be attained by man. And you very well know that the right answer is option B. The right answer is option B. What is the right answer? Silence is part of the spiritual discipline. अगर आपको जो है वो if you are silent, it means you are spiritually disciplined already. You are spiritually disciplined. The last question. Match list 1 to list 2. Okay, and here are 4 options. A man of few words will occasionally expose me to laughter. Okay, rarely be thoughtless in his speech. What must be the right answer? 12th. Just a second. Okay, A4, A2, A3 और A1. Okay. Now, my hesitancy in speech. देखो ये पेसेज में दिया हुआ था कि मेरी जो हेजिटेंसी है स्पीच में वो पहले मुझे क्या करती थी, was one an annoyance to me, and after जो पहले मेरे लिए अनोयंस थी वो बाद में मेरे लिए क्या बन गई, प्लेजर बन गई. ये हमने बात की थी दैट इट वाज अ प्लेजरेबल सिचुएशन जिसके अपन बात कर रहे थे. अच्छा, इसका मतलब बी जो है वो सेकंड से कनेक्ट होगा आपका. अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स विल रेयरली बी थॉटलेस इन हिज स्पीच. ओके, और a man of few words will, अब देखो यहां जो है वो ऑप्शन क्या होगा आपका, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो देखो 4, सेकंड, थर्ड और आपका फर्स्ट. तो ए की बात करते हैं. ए में देखो 1 दिया हुआ है. ए में क्या दिया हुआ है, एक तो 1 दिया हुआ है. A man of few words will rarely be thoughtless in his speech. अगर जो है वो कुछ ही, देखो अगर व्यक्ति को कुछ ही शब्द बोलने हैं तो जाहिर सी बात है वो बिना सोचे समझे, बिना जो है वो ऐसी चीजें तो वो नहीं करेगा. तो आपका जो है वो सही ऑप्शन फिर कौन सा जाएगा आपका, कि सर ए में फर्स्ट है, बी में सेकंड है, सी में थर्ड और डी में फोर्थ है. यानी ये सही लिखे हुए हैं. कई बार आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है कि ऑप्शंस आपके ऑलरेडी द ऑप्शंस आर सेम एज द आंसर. तो फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी and fourth D is the right one. Okay, so what must be the right answer? It must be option D. A1, B2, C3, D4 सही लिखे हुए थे. तो सेम टाइप की क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, चलिए अगले पैसेज की बात करते हैं. नेक्स्ट पैसेज. चलिए क्या कहता है आपका नेक्स्ट पैसेज. ओके, ये अच्छा है और काफी लेंदी भी.
चलिए, आफ्टर रीडिंग द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, व्हाट इज द पैसेज? अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट, है ना, आपका जो है वो कंटेंटमेंट जिसको अपन संतुष्टि कहते हैं. तो अगर व्यक्ति अनहैप्पी है या डिसकंटेंट है, मतलब उसको सेटिस्फिकेशन नहीं मिला हुआ है, डिससेटिस्फाइड है आपका, तो अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट स्प्रिंग नॉट ओनली फ्रॉम पॉवर्टी. ये जो है वो सिर्फ किसकी वजह से नहीं आती? पॉवर्टी की वजह से नहीं आती. मैं थोड़ा रिलेट करता चलता हूं. मैन इज अ स्ट्रेंज क्रिएचर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स. व्यक्ति जो है वो बाकी जानवरों से क्या है? फंडामेंटली जो है वो डिफरेंट है. ही हैज फार हॉरिजन्स, इनविंसिबल होप्स, क्रिएटिव एनर्जीज, स्पिरिचुअल पावर्स. व्यक्ति के अंदर, जैसा कि जानवरों के अंदर नहीं है, लेकिन व्यक्ति के अंदर बहुत सारी जो है वो हॉरिजन्स है, इनविंसिबल जो है वो होप्स है आपका, क्रिएटिव एनर्जीज है और स्पिरिचुअल पावर्स है. इफ दे आर लेफ्ट अनडेवलप्ड एंड अनसेटिस्फाइड ही मे हैव all the comforts which wealth can give but will still feel that life is not worthwhile. देखो, if they are left undeveloped, अगर जो है वो व्यक्तियों को यानी इंसानों को जो है वो अनडेवलप्ड छोड़ा गया and unsatisfied, he may have all the comforts which wealth can give. तो वो क्या करेगा? अपना वेल्थ से वो सारे कंफर्ट जो है वो पाने का प्रयास करेगा, यानी धन से वो सारे कंफर्ट को पाने का प्रयास करेगा. ओके, बट विल स्टिल फील दैट लाइफ इज नॉट वर्थवाइल. लेकिन फिर भी जो है वो पैसा होने के बावजूद, धन होने के बावजूद भी उसको क्या लगेगा कि जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब लाइफ जो है वो वर्थ ही नहीं है, उसका जो है वो वर्थ नहीं है. ठीक है, चलिए. द ग्रेट ह्यूमनिस्ट राइटर्स शो एंड वेल्स, अर्नोल्ड बेनेट एंड ग्लेसवर्दी, who are regarded as the prophets of the dawn, expose the foibles, inconsistencies and weakness of modern life, but they ignore the deeper currents and sometimes misrepresents them. So what is the next line that is related to the to some writers that were okay, द ग्रेट ह्यूमनिस्ट राइटर, जिन्होंने इंसानों के ऊपर लिखा, जिन्होंने जो है वो मानवतावादी राइटर्स जिनको कहा जाता है, उनकी जीवनी के ऊपर लिखा, उनके रहन सहन पे लिखा. उनमें से जैसे शॉ एंड वेल्स हैं, अर्नोल्ड बेनेट हैं एंड ग्लेसवर्दी हैं, हु आर रिगार्डेड एज द प्रोफेट्स, जिनको पैगंबर कहा जाता है. प्रोफेट इज द मीनिंग ऑफ पैगंबर, हु लाइक कि भगवान से हम तक जो है वो बातें पहुंचाने वाला, जो बीच में है, मतलब एक तरीके से पुजारी की कंडीशंस में काम करता है प्रोफेट आपका. of the dawn expose the foibles, inconsistencies and weakness of modern life, but they ignore the deeper currents and sometimes misrepresents them. At any rate, they give nothing in their place, in the void left by the removal of tradition, morality and religion. Others are putting in way sometimes of race and power. The modern mind is shaped by processious social contract. मार्क्स कैपिटल, है ना, मार्क्स कैपिटल, ड्राविन्स जो है आपका, ड्राविन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड स्पेंजर्स द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द आउटवर्ड्स chaos and confusion of our life reflect the confusion of our hearts and minds. Constitutions, says Plato, are but the reflections in the outside world of the values which prevail in the men's mind. There must be a change in the ideals we cherish, in the values we adopt before we can give social expression to them. Okay, आपको जो है वो अच्छी तरीके से पैसेज को सबसे पहले पढ़ना है. Okay, we help to secure the future only to the extent to which we ourselves are changed. What is missing in our age in the soul? There is nothing wrong with the body. We suffer from sickness of spirit. We must discover our roots in the eternal and regain faith in the transcendent truth, which will order life, discipline, discordant, is it? Yeah, discordant elements, and bring unity and purpose into it. If not, when the floods come
एंड द विंड्स ब्लो एंड बीट अपॉन और हाउसेज इट विल फॉल। इस प्रकार से जो है वो पूरा का पूरा एक पैसेज दिया हुआ है। थोड़ा समझ में आया होगा। इसमें कुछ जो है वो साइंटिस्ट के नाम भी जोड़े गए हैं, कुछ के जो है वो सिद्धांतों के बारे में भी बात की गई है, चाहे वो आपका प्लेटो हो, चाहे वो आपका जो है वो इसमें जो है वो मार्क्स के बारे में बात की गई है ना, बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें बातचीत की गई है। तो चलिए इसको जो है वो ढंग से पढ़ना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। द ऑथर इंप्लाइज दैट इफ द एटर्नल वैल्यूज एंड आइडियल्स आर नॉट रीगेन्ड देन, ऑथर ने क्या जो है वो किया, देखो ये कहां लिखा हुआ है आपका, द ऑथर इंप्लाइज दैट इफ द एटर्नल वैल्यूज एंड आइडियल्स आर नॉट रीगेन्ड देन, देखो यही कहीं दिया हुआ है, इसको सीधा सीधा दिया हुआ है आपका, रीगेन फेथ इन द ट्रांसकेंट ट्रूथ विच विल ऑर्डर लाइफ डिसिप्लिन डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स एंड ब्रिंग यूनिटी एंड पर्पस इनटू इट। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है, वी मस्ट डिस्कवर और रूट्स इन द एटर्नल, रीगेन फेथ इन द ट्रांसकेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। देखिए ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में, द वर्ल्ड विल बी फ्लडेड, द स्काई विल फॉल, द ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी विल बी माइंड फॉर एवर और द अर्थ विल गेट्स sucked into a black hole। तो क्या यहां जो है वो ब्लैक होल से रिलेटेड कोई बातचीत की गई, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं की गई। द वर्ल्ड विल बी फ्लडेड, तो जो है वो संसार बाढ़ से भर जाएगा। द स्काई विल फॉल, आसमान गिरेगा, है ना। द ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर हमने ऐसा नहीं किया, द ऑथर इंप्लाइज दैट इफ द एटर्नल वैल्यूज एंड आइडियल्स आर नॉट रीगेन्ड, अगर हमारे जो शाश्वत, एटर्नल होता है शाश्वत, कभी ना मिटने वाला, जिसको अपन यूनिवर्सल भी कहते हैं, यूनिवर्सल या एटर्नल, ठीक है। तो अगर उन वैल्यूज को दोबारा से गेन नहीं किया गया, है ना, रीगेन्ड, तो क्या होगा, द ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो मानव सभ्यता है आपका, एंड सोसाइटी, और जो समाज है, विल बी माइंडेड फॉर एवर, वो क्या हो जाएगा आपका, माइंड फॉर एवर, वो पूरी तरीके से जो है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म होने की तरफ है। अगर हमने अपनी वैल्यूज को, हमने अपनी जो है वो ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को सही तरीके से जो है वो क्या नहीं किया, यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया। Question number 14. According to the author, the humanist writers have ignored. Okay. 13th के बाद में 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये आपको क्या कह रहा है, 14th नंबर क्वेश्चन आपका। According to the author, the humanist writers have ignored the spiritual aspect of life, religion and ritual, आपका cultural progress और material welfare। अच्छा देखो किसको इग्नोर किया था उन्होंने, the humanist writers have ignored। अच्छा आओ देखो पैसेज, क्योंकि देखो यहां और आपके पास जब आपका खुद का पेपर होगा ना, तो वहां पढ़ने में बहुत आसान होता है। यहां आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन एक साथ नहीं है तो अपन को बार बार ऊपर नीचे आना पड़ रहा है, वहां ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वही होंगे, पैसेज भी वही होगा। तो जैसे यहां जो है वो बातचीत की गई है किसके बारे में, आपका जो है वीकनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये हो गया आपका, ठीक है, ये रहा। द ग्रेट ह्यूमनिस्ट राइटर्स शो वेल्स, इनके नाम दिए हुए हैं, आपका अर्नोल्ड बेनेट है, आपका ग्लेशवर्दी है, आपका हु आर रिगार्डेड एज द प्रोफेट्स ऑफ द डॉन, एक्सपोज द फोइबल्स, inconsistencies and weakness of modern life, but they ignore the deeper currents and sometimes misrepresents them। उन्होंने क्या किया है, बहुत बार जो है वो अंदर की चीजों को, जो डीपर करंट्स हैं, उनको जो है वो या तो उन पे उन्होंने बात ही नहीं की, ठीक है, और या फिर जो है वो उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इज इट? एट एनी रेट दे गिव नथिंग इन देयर प्लेस, और अगर कहा जाए तो उन्होंने अपने स्थान पर, यानी उन्होंने इस चीज के लिए, मानवता के लिए कुछ भी नहीं दिया है। इन द वॉइड लेफ्ट बाय द रिमूवल ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है। चलो मोरलिटी एंड रिलीजन, तो देखो क्वेश्चन क्या था आपका, पहले एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो उन्होंने क्या किया है, किस चीज को इग्नोर किया है, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अपने जो है वो जीवन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात कर रहा है, जो नहीं है आपका, कल्चरल प्रोग्रेस को, मटेरियल वेलफेयर को, या फिर आपका रिलीजन और रिचुअल्स को। तो आपने जो है वो क्या किया है, धर्म और जो है वो हमारे जो रिचुअल्स है उनको क्या किया है, पूरी तरीके से इग्नोर किया है। राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हाउ इज द मैन डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, ऑथर के अकॉर्डिंग, जो शुरुआती पेजेस की फर्स्ट सेकंड लाइनों में ही लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ हिज यूनिक पावर ऑफ स्पीच, इन हिज होप, क्रिएटिव एंड एनर्जीज एंड स्पिरिचुअल पावर्स, in money and the material achievements of man in his physical powers।
तो क्वेश्चन जो है वो 15 का जवाब आपका क्या होगा? सिंपली सबको पता है कि सर व्यक्ति और जानवरों के बीच में जो कंपेयर किया गया था वो यूनिक पावर की वजह से नहीं किया गया था। यहां इन हिज होप्स, उसकी जो है आशा है, क्रिएटिव एनर्जी है, स्पिरिचुअल जो है वो पावर्स है, उसकी वजह से वो क्या है, बाकी जानवरों से जो है वो क्या है, अलग है। सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अनहैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट स्प्रिंग फ्रॉम, देखो अनहैप्पीनेस जो शुरुआती पेसेज की लाइन है, सॉरी, एंड डिसकंटेंट, ये क्या कह रहा है कि जो अनहैप्पीनेस है, ठीक है, या फिर आपका डिसकंटेंट है यानी संतुष्टि नहीं हुई है, स्प्रिंग फ्रॉम, वो कहां से आती है? आपका पॉवर्टी से आती है, इग्नोरेंस से आती है। पॉवर्टी अलोंग विद द मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन ऑफ मैन, अगर व्यक्ति में जो है वो पॉवर्टी के साथ ही है ना, गरीबी के साथ ही अगर उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज भी जो है वो मर जाए, यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज, उसकी मॉरल वैल्यूज भी जो है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए, डिग्रेड हो जाए, तो व्यक्ति में जाहिर सी बात है उसमें क्या आती है? अनहैप्पीनेस। इसने कहा था ना, सबसे पहले रीजन दिया था कि सिर्फ पैसों की वजह से जो है वो मतलब व्यक्ति नाखुश हो या उस जो है वो सेटिस्फाई ना हो, ये जरूरी नहीं है। अगर वो पैसों के साथ साथ में जो है वो उसमें मॉरल और स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन जो है वो डिग्रेडेशन भी आ गया है, तो फिर जाहिर सी बात है वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, 16 के बाद में 17 की तरफ चलो भैया। अच्छा, 17 नंबर क्वेश्चन, वही आपको क्या करना है? मैच करना है। 2022 में आए हुए जो तीनों पैसेज हैं उनमें आपको लगभग क्वेश्चन सेम समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन तो मैच वाला है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सीधे पैसेज से रिलेटेड पूछे हैं। पैसेज में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब यानी वोकैबुलरी का कोई पार्ट नहीं पूछा गया था। इट वाज 2022, ओके, इट वाज 2022। फिर हम 2023 को सोल्व करेंगे और फिर 24 को, कि 3 साल के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस आया है और अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। सो द स्ट्रेंज क्रिएचर, क्वेश्चन नंबर 17 में, द स्ट्रेंज क्रिएचर अच्छा, क्रिएचर मैन, सोशल कॉन्ट्रास्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। देखो, सबसे पहले तो आपको यही कहा था कि जो स्ट्रेंज क्रिएचर है आपका वो कैसा है? फंडामेंटली डिफरेंट है। फंडामेंटली क्या है? बाकी जो है वो जानवरों से डिफरेंट है। प्रॉफिट्स ऑफ डॉन आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपका शो एंड वेल्स, अर्नोल्ड एंड ग्लेसवर्थी, इनको ही क्या कहा गया था? इनको ही जो है वो प्रॉफिट कहा गया था। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? आपका B4। आपका द फेमस बुक रिटन बाई रोशियो, आपका जो है वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आपका जो है वो सोशल कंट्रास्ट, और एज इज मिसिंग आउट ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सोशल कंट्रास्ट। अब देखो, अगर मान लो आपको जब भी ऑप्शंस जो है वो मैचिंग के लिए दिए जाए तो वहां संभवतः आपको 1 या 2 मिलने के बाद में भी आंसर मिलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे सबसे पहले अगर ये 2 भी हमें पता चल गए, इन दोनों में कंफ्यूजन भी है, तो आप तो ये चेक करो कि A3 और आपका B4, A3 और B4 किस ऑप्शन में है? A3 और B4, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन A आपके सामने आपको दिख रहा होगा, A3 और B, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यहां बहुत काम आता है, तो ऑप्शन A आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सुनो इसका लास्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट इंजॉइंग ऑल कंफर्ट्स दैट वेल्थ कैन प्रोवाइड, है ना, कि जो है वो सारे कंफर्ट जो आपको वेल्थ, जो आपको धन दे सकता है, मैन विल स्टिल फील इनकम्प्लीट एंड अनहैप्पी, है ना, व्यक्ति जो है वो अपने आप को इनकम्प्लीट और अनहैप्पी फील करवाता है। क्यों? इज प्रिवेंटेड फॉर मिंगलिंग इन द सोसाइटी, क्या उसको जो है वो मिंगल, है ना, जिंगल मिंगल, समझ रहे हो? मिंगल होना मतलब घुल मिलना मिलना उसको कहते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कि मैं पहले सिंगल था अब मिंगल हो गया हूं, इसका मतलब अब वो जो है वो शादीशुदा है या फिर वो जो है वो आपका इंगेज्ड है, तो वो मिंगल होना यानी किसी के साथ घुल मिल जाना। तो क्या आपको जो है वो ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मिंगलिंग इन द सोसाइटी, क्या उसको सोसाइटी में जो है वो घुलने मिलने के लिए मना किया गया है? प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना, टू स्टॉप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंट? टू स्टॉप। His hopes, creative energies and spiritual powers are unsatisfied. He is deserted by his friends. Desert का अर्थ होता है desert someone. ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है कि desert someone या desert करना, यानी किसी को जो है वो अकेला छोड़ देना। वैसे डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान को एक खुला अकेला जो है वो प्रभाव के साथ में माना जाता है, इसलिए उसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अकेला छोड़ देना। He had failed
टू इनरोल इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब बताओ क्या इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि सर 18 नंबर क्वेश्चन में आप जहां जा रहे हो यहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, ये भी नहीं था आपका। अब देखो वो जो है वो पैसा होने के बावजूद जो है वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है, क्योंकि हॉप्स, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो क्रिएटिव एनर्जी है और जो स्पिरिचुअल पावर है वो अभी तक क्या नहीं हुई है, सेटिस्फाई नहीं हुई है। और ये सेटिस्फाई कैसे होगी, जब आप स्पिरिचुअली क्या करोगे, स्टडी करोगे, चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तो ये आपकी पैसों के अलावा मतलब जीवन में भी, मन में भी शांति प्रदान करेगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं पहले देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 18, फ्रॉम 1 to 18 देयर आर 3 पेजेस गिवन एंड ईच पेजेस हैज 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन फ्रॉम पेजेस एंड द 6th वन इज उसमें रिलेट करने के लिए दिया था, यानी आपको लिस्ट 1 to लिस्ट 2 से कनेक्ट करने के लिए दिया था। वही सेंटेंस आपको ऑलरेडी पेजेस में दे रखे थे। अब आपको जो है वो कुछ वोकेबलरी बेस्ड जो है वो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो क्या कहते हैं आपके, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच कैरीज द सेम रिलेशनशिप। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बाय योरसेल्फ। सबसे पहले आपको ये इट्स टाइप द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको क्या करना है, पहले इनमें रिलेशनशिप ढूंढना है कि रेस्पेक्ट और रिगार्ड में क्या रिलेशनशिप है, और फिर इसके आधार पे सेम ऐसा ही रिलेशनशिप जो है वो यहां ढूंढना है। रीजनिंग में हम इस टॉपिक को एनालिसिस कहते हैं। रीजनिंग जो एक सब्जेक्ट है उसमें सादृश्यता, हिंदी वाले जो है वो इसको कहते हैं, यानी ये इसके जैसा दिखता है तो बताओ इनमें से कौन सा इसके जैसा दिखता है, इस प्रकार से एक जो है वो पॉइंट कहा जाता है। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है इन क्वेश्चंस में। एग्जामिनर आपको ऊपर नहीं बता रहा है, एग्जामिनर आपको जो है वो ऊपर नहीं बता रहा है कि ये आपका एंटोनियम है, आपका सिनोनियम है, आपका कंफ्यूजेबल वर्ड है या क्या है। ऐसा कुछ भी जो है वो एग्जामिनर ने नहीं कहा है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है और आप ही को इसका जवाब देना है। तो चलें शुरू करें। डेफिनेटली यस सर, इफ वी रेस्पेक्ट समवन इट मींस वी हैव रिगार्ड फॉर हिम, लाइक कन्वे माय रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। हैव यू हर्ड अबाउट इट, है ना। वी यूजुअली राइट इट इन एनी एप्लीकेशन और लेटर, है ना, व्हाइल वी आर राइटिंग टू और पेरेंट्स और नॉन रिलेटिव जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। ये एक टाइप की कैटेगरी है जिसको हम इनफॉर्मल कैटेगरी लेटर्स जब लिखे जाते हैं, तो आप अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो उसके माता पिता को क्या देते हैं, रिगार्ड। रिगार्ड मींस रेस्पेक्ट। इट मींस इफ रेस्पेक्ट जस्ट अ सेकेंड, ओके, if respect and regard are synonym, so what must be the right pair from here? Stain, धब्बा जिसको अपन कहते हैं कि सर stain, there are so many stains at my coat, okay. Sportless, जिसमें कोई भी स्पोर्ट ना हो, ruin होता है डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, डिवास्ट करना, मतलब किसी चीज को बर्बाद कर देना, ruin कर देना, मतलब पूरी तरीके से खत्म कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना आपका जो है। और इसका है आपका रिपेयर का अर्थ होता है बनाना, है ना, ठीक करना। तो देखो ये क्या है आपका, स्टेन और स्पॉटलेस एंटोनियम है दोनों। डन। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं आपका ए और एस, ये एंटोनियम है एक दूसरे के। ये भी जो है वो आपका क्या है, एंटोनियम है, र्यून का रिपेयर करना। और आपका रिग्रेट होता है आपका दुख, और रिजोइस ये भी क्या है आपका जो है वो एंटोनियम है। तो यहां सही जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सिनोनिम टू सिनोनिम होता है डिटेस्ट। क्या होता है आपका, डिटेस्ट। आपका डिटेस्ट होता है आपका डिसगस्ट। जो डिसगस्ट होता है ना आपका अबोमिनेबल, उसको कहा जाता है आपका डिटेस्ट। दे टेस्ट। अगर मैं आपसे डेली कहूं कि टेस्ट दो तो आपको मुझसे क्या हो जाएगी, आप जो है वो मुझसे घृणा करना शुरू कर देंगे। तो डिटेस्टेबल आपका जो है वो डिस्गस्ट, अबोमिनेबल, अबहोर, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, अबहोर, ठीक है। ये एनालॉजी तो इसका पॉइंट है, इज इट। तो द राइट आंसर इज सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 20। अब चलिए, सेम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेम टू सेम पोर्शन रखना है और आप फटाफट से जो है वो क्या करना है, इनके आंसर्स निकालने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपका, डल होता फीका, मतलब ब्राइट, चमकीला। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के लिए एंटोनियम है, यस और नो। एक दूसरे के लिए क्या है, एंटोनियम। डल का एक अर्थ मूर्ख भी होता है, लेकिन
यहां डल के ऑपोजिट में अगर ब्राइट है तो इसका मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमें भी नीचे वाले को क्या ढूंढना है, आपका जो है वो ऑपोजिट ही ढूंढना है। अब देखो फोरसेक भलाई, डिस्कार्ड ऑपोजिट हो गया। लीन अभी आया था, पेड़ जो है वो लीन कर रहा था, आपका जो है वो झुकना, पतला होना, तो स्लेंडर आपका जो है वो पतला होना, ये सिनोनिम है, ये आपका क्या है, सिनोनिम है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फ्रेगाइल, जिसको अपन कहते हैं क्षण भंगुर, हिंदी वालों को बता रहा हूं, मतलब जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, जो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और डेलिकेट मजबूत, तो ये भी क्या है आपका जो है वो, अच्छा ये डेलिकेट, सॉरी ये सेम है, सिनोनिम है। हार्मनी और डिस्कॉर्ड, हार्मनी और डिस्कॉर्ड, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हैप्पीनेस, अगर किसी को खुशी है, देखो हैप्पीनेस होती है खुशी, और मिजरी आपका मिजरेबल, दयनीय यानी दुख, तो जाहिर सी बात है क्या है आपका एंटोनिम है, आपका क्या है एंटोनिम है। तो बनाओ फटाफट से, वायलेंट है ना, मैं तो वायलेंट हो जाओ, सॉरी क्या था, क्या डायलॉग था कि साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, है ना। और अभी वाइल्ड तो सब जानते हैं कि, है ना, अभी अभी एक मूवी जो है वो आई थी, क्या था डायलॉग, ऐसे करके पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, फ्लावर नहीं फायर है तू, ना ना वाइल्ड फायर। तो जाहिर सी बात है वाइल्ड मतलब जंगली के लिए यूज किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा जो है वो पोर्शंस में हो। तो देखो सबसे पहले 21 की अगर बात करें तो 21 का क्या हो जाएगा आपका, हमें ढूंढना है एंटोनियम। तो अगर कोई वायलेंट है तो जाहिर सी बात है वो क्या है आपका वाइल्ड है। जैसे जानवर कई बार जो है वो डॉग है वो वायलेंट हो जाता है तो वाइल्ड हो जाता है, वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में जो है उसको डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा सर, ये तो आपका क्या है सिनोनिम है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है साहब, मैं तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हूं, इसका मतलब बनाते हो, ठीक है। और डिसमेंटल का अर्थ क्या होता है, डिसमेंटल का अर्थ होता है छिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना, तोड़ देना, ठीक है। इसका मतलब एक तरफ बना रहे हो एक तरफ तोड़ रहे हो, बात जो है वो बिल्कुल सही है। ऑपोजिट वर्ड इसका यही है, ऑपोजिट वर्ड इसका यही है। आपका डिसेप्शन जो है वो धोखा देना, डिजीज आपका, और फ्रॉड किसी के साथ जो है वो धोखा करना। और ट्रैंक्विल का क्या हो जाएगा आपका क्वाइटनेस, आपका जो है वो शांति जिसको अपन कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका, ये भी आपका जो है वो क्या है, ये भी आपका सिनोनियम है और ये भी आपका सिनोनियम ही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो बी आपके लिए बिल्कुल सूटेबल आंसर है। चलिए इसमें भी आपको क्या करना है, रिजोल्यूशन, देखे आपने देखा होगा रिजोल्यूट करना, है ना। जैसे आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो उसका रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हो आप, है ना, एस्पेक्टेड रेशियो बढ़ा सकते हो आप, तो रिजोल्यूट करना। तो मैंने रिजोल्यूशन लिया है कि भाई मैं कल सुबह जो है वो 4 बजे उठ के जो है वो सबसे पहले 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। ऐसा रिजोल्यूशन, ऐसा डिटर्मिनेशन बच्चा बार बार लेता है, हर दिन लेता है, यस और नो। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सिनोनिम है क्या, अगर ये सिनोनिम है तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, तो आप संभाल लीजिएगा अगर बीच में ऐसी कोई आवाज आपको सुनाई दे, जस्ट अ सेकंड। तो देखो आपको सिनोनिम पूछा है। अब अपीस का फ्राइटन, अपीस अरे किसी को जो है वो अपलूड करना, उसको प्रशंसा करना, फ्राइटन करता डराना, ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। हिंडर, हिंड्रेंस आपने देखा होगा, ऑब्स्टेकल को कहा जाता है बाधा, जिसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं, बाधा, हिंड्रेंस। और आपका जो है वो असिस्ट, ठीक है। तो ये इसका क्या है आपका असिस्ट करना। अच्छा बशल 22 की अगर बात की जाए, बशल और मोशनलेस, जैसे कहते हैं ना हशल बशल, हशल बशल और मोशनलेस, ये क्या था भाई, अच्छा इसका क्या है, ये सिनोनिम है क्या, मिनिएचर का स्मॉल जो है वो सिनोनिम हो गया, ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो थोड़ा कंफ्यूजन था क्वेश्चन में, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूट करना कि भैया मैंने आज से रिजोल्यूशन लिया है, आई हैव डिटरमाइंड माई सेल्फ दैट आई विल डेफिनेटली डू द सेम, तो वो क्या है आपका सिनोनिम है। तो मिनिएचर, जैसे आपने आजकल ना एक बड़ा जैसे सोशल मीडिया पे भी कई बार देखा होगा कि एक छोटी जो है वो मिनिएचर कैटेगरी की जो है वो आपने काऊ देखी होगी, गाय देखी होगी, है ना, वो छोटी सी है, मतलब हाइट में बहुत छोटी है, कुछ सेंटीमीटर तक ही उसकी हाइट जाती है, और वो फिर भी गाय है, वो दूध देगी, वो सारा कुछ जो है वो जैसे गाय करेगी वैसा ही उसका जो है वो एक प्रारूप होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है भाई, हिंडर मतलब किसी को बाधा डालना, ये तो ऑपोजिट हो गया ना, बिल्कुल मैं इसी को जो है वो समझ रहा था। देखो
ये ऑपोजिट हो गया, ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया कि सर एक तो बाधा कर रहे हो आप किसी को, है ना, हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल लगा रहे हो, और दूसरा आप उसको असिस्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। बशल, हशल बशल, चारों तरफ अफरा तफरी मचना। जैसे 12th में एक जो है वो आपके चैप्टर होगा जो आपने रिसेंट अभी पढ़ा होगा, वो कौन सा है, द लास्ट लेशन, एम हैमल, है ना, कैरेक्टर है उसके, और लिटिल फ्रेंच उसका एक कैरेक्टर है। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो यूजुअली डेज पे क्या मिलता है उसको, हशल बशल मिलता है, मतलब अफरा तफरी मची हुई रहती है क्लास में। लेकिन जिस दिन वो पहुंचता है उस दिन वहां शांति होती है। और वही मोशनलेस, अगर कोई चीज बिना हिले है तो इसका मतलब ये भी क्या है, एंटोनिम। हमें तो सिनोनिम ढूंढना है। मिनिएचर का स्मॉल क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इसका जवाब भी हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा, डी ठीक हो। इज इट? क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, रीअरेंज द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कि आपको क्या करना है जो है वो ABCD, इसको हम सबसे पहले तो टॉपिक का नाम जान लीजिए। टॉपिक जो है वो हम इसको PQRS कहता हूं, मैं इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहता हूं। ठीक है बच्चे, तो PQRS हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपको जो है वो PQRS की जगह क्या दे रखा है, आपको ABCD दे रखा है। यानी आपको चार जो है वो अलग अलग जो है वो फ्रेज, या चार जो है वो सेंटेंस, या एक ही सेंटेंस के चार पार्ट बना के देगा आपके लेवल पर। ये बहुत अलग अलग लेवल पे है। इसका बेसिक लेवल होता है एक सेंटेंस में वर्ड का रीअरेंजमेंट करना। फिर इसका जो है वो मॉडरेट लेवल आता है PQRS वाला, है ना। एक इसका एडवांस वर्जन आता है कि S1 ऊपर लिखा हुआ आता है, यानी सेंटेंस फर्स्ट दिया हुआ आएगा, सेंटेंस 6 दिया हुआ आएगा, बीच में आपको क्या करना है, PQRS को जो है वो सही तरीके से पेयर करना है। इज इट? एक इसका पैटर्न आता है कि सर आपको बैंकिंग में जाते हुए PO लेवल की एग्जामिनेशन में ABCDEF जो है वो 6 सेंटेंस देके रखेगा। वहां कहेगा कि 5 जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक आपका इररिलेवेंट सेंटेंस है। सबसे पहले उसको हटाओ और फिर 5 को बनाओ और फिर सीक्वेंस बताओ। तो वो अलग अलग लेवल पे क्वेश्चन है। आपके मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसका तरीका होता है, जैसे कुछ तरीके मैं आपको टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि PQRS को सोल्व कैसे किया जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ स्टार्टिंग वर्ड होते हैं, कुछ आपके पेयर होते हैं। जैसे पेयर की अगर बात करूं तो हम कंजक्शन के पेयर चेक करते हैं, हम जो है वो आपका कंडीशनल सेंटेंस के पेयर चेक करते हैं। कुछ आर्टिकल के नियम होते हैं कि पहले आपका जो है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है ना। कुछ नाउन प्रोनाउन के मेथड होते हैं, फिर हम इस पे एक DNA मेथड पढ़ते हैं। ऐसे करके इसके कुछ खास खास जो है वो मेथड्स हैं। फिर भी किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी जो है वो ध्यान में रखना होता है, और SVA के अकॉर्डिंग भी इसको देखते हैं। इज इट? तो चलो देखो कहां से शुरू होगा ये। A consumer protection drive to educate against using fraudulent means the people about their rights and to warn traders the administration will soon launch। अब सुनो मेरी बात, इसमें एक चीज जो सबसे अच्छी आप कर सकते हो ना, जो मैं आपको मतलब अभी फिलहाल के लिए बता रहा हूं, जो सबसे बेसिक और सबसे बेहतर है, वो क्या है, वो है आपका OEM, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ये उस बच्चे के लिए है जिसको लगता है कि सर मैं तो किसी भी तरीके से इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना है कि आपको क्या करना बच्चे, यहां सबसे पहले ये देखना है कि ये देखो, अगर किसी को लग रहा है कि ये A से शुरू होगा, मान लीजिए आपके मन में एक अजम्पशन है कि इसको मैं A से ही शुरू कर देता हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट, है ना ये। तो आप नीचे ऑप्शन देखो, या तो ये B से शुरू हो सकता है, या C से, या D से। A से तो शुरू ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड है कि ऑप्शन A से ये शुरू नहीं होगा। ऑप्शन A से अगर शुरू नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं से तो होगा, या तो B से होगा। तो अगेंस्ट यूजिंग से तो शुरू नहीं होगा। C, द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वॉर्न ट्रेडर्स, ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, ठीक है। देखो शुरू कहां से होगा ये, ऑप्शन D से, द एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट अ सेकंड, द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च, क्या लॉन्च करेगा वो, अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एडुकेट द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वॉर्न ट्रेडर्स अगेंस्ट यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स। इज इट? तो सबसे पहले कहां से शुरू होगा, ऑप्शन डी,
आपका द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डी के बाद में ए, बस इतना होते ही आपको जो है वो आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो ए, उसके बाद में आपका जो है वो सी, और लास्ट में आपका क्या होगा बी, लास्ट में आपका क्या होगा बी, इज इट। तो ये एक तरीका है, इसमें मैं दो तरीके आपको बता रहा हूं, एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, बाकी मैं टॉपिक में पढ़ाऊंगा, टॉपिक आपको जो है वो एप्लीकेशन पे मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वहां पे जो है वो सारा जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा कि कैसे पीक्यूआरएस को सोल्व करते हैं। दो चीजें, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और डीएनए मेथड, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। डीएनए मेथड मतलब आपका कुछ इस तरीके से, जैसे ए बी सी और डी, तो ए का एंडिंग हम बी से टच करेंगे और बी का एंडिंग हम सी से, सी का जो है वो एंडिंग हम डी से, यही होता है एक। तो इस तरीके से एक डीएनए की श्रृंखला बनती है, इसलिए हमने इसको जो है वो क्या नाम दे दिया, आपका डीएनए मेथड नाम दे दिया, इज इट। तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसको आप जो है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलो सेम क्वेश्चन है आपका, लगाओ फिर। क्या लिखा है देखो, नो पार्ट ऑफ दिस publication may be in any form without the written permission of the publisher of the book reproduced, stored और ट्रांसमिटेड। सिंपल सा है। अब देखो ये कहां से शुरू नहीं हो सकता, डी से शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन कहता है डी से शुरू नहीं हो सकता। रिप्रोड्यूस तो वर्ब है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ऑफ द पब्लिशर्स, इसको कनेक्ट करना है क्योंकि इसमें प्रिपोजिशन दे रखी है। इन एनी फॉर्म, ये भी आपका क्या है जो है वो ऑलरेडी किसी न किसी में टच होगा। तो सबसे पहले क्या, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी रिप्रोड्यूस्ड। देखो ये हमने एक मॉडल का फॉर्मेशन सिखाऊंगा मैं आपको, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, इस प्रकार से। देन मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। तो हम कुछ इस तरीके से इसको समझते हैं, इज इट। इसका मतलब यहां से ठीक जो है वो कहां आएगा, ऑप्शन जो है वो डी की तरफ आएगा, यानी सबसे पहले आपका ए, उसके बाद में जो है वो ऑप्शन आपका डी। तो आंसर तो आपको मिल गया सी, फिर भी चेक कर लो तो क्या हो जाएगा, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन मे बी रिप्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड आपका इन एनी फॉर्म विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द पब्लिशर ऑफ द बुक। सही है, तो आपका क्या हो जाएगा सी ए, मतलब सॉरी ए डी बी और सी। बहुत सिंपल है भाई, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो इसको बनाओ, रीअरेंज करो फटाफट से। कहां से शुरू नहीं हो सकता सर, यहां तो ए बी सी और डी चारों से शुरू हो सकता है। तो चलो सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन से तो नहीं होगा ये। देन सर, देन तो जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी के लिए दिया होगा। देन द वर्ल्ड विल अवर्ट ऑल फ्यूचर वॉर्स, एंड सर ये भी कंजक्शन है, ठीक है। इफ और आपका फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, if all the nations work together, if all the nations work together, then the world will avert all future wars, अच्छा, and agree to obey all the laws for the common good of mankind। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सी से शुरू हो? अच्छा, सी से शुरू होगा तो फिर डी आना चाहिए। if all the nations work together for the common good of mankind, then the world will avert all future wars and agree to obey all the laws। A और B बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो कौन सा है, 25। बनाओ फटाफट से। देखो कैसे बनाएंगे कि सर यहां देखो देन आ रहा है। पहली तो ना इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक जो है वो मुझे जो लगी वो क्या है कि अगर ये इफ से कनेक्ट होगा ना तो इसने आगे देन से कनेक्ट कर रखा है। मैं आपको बता दूं कि ये एक ग्रामेटिकली मिस्टेक इस क्वेश्चन में दे रखी है, और वो कौन सी है कि सर इफ के साथ में देन का यूज नहीं किया जाता अगर वो जो है वो कंडीशनल सेंटेंस हो। हमें लगता है जब हम हिंदी बनाते हैं ना, हिंदी वालों को तो पक्का लगता है कि साहब देन आना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में इफ के साथ में जो है वो देन ना आके क्या आता है, आपका कोमा जो है वो वहां कंजक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, कोमा जो है वो कंजक्शन का काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको सी से। इफ ऑल द नेशंस वर्क टुगेदर, तो सी से शुरू हुआ। उसके बाद में डी आपका फॉर द कॉमन गुड ऑफ मैनकाइंड, अगर सारे के सारे जो है वो राष्ट्र मिलकर काम करें ताकि मानवता को जो है वो क्या कर सके, हम भलाई कर सके, मानवता का भला कर सके आपका। एंड एग्री टू ओबे ऑल द लॉज, और अगर सारे तरीके के नियमों को मानने के लिए तैयार हो,
देन द वर्ल्ड विल अवॉइड ऑल फ्यूचर वॉर्स, तो भविष्य में किसी भी प्रकार के वॉर से बचा जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो इसमें भी रीअरेंज करना है आपको, करो फटाफट से। फॉर द व्हीकल्स कैरिंग फूड आइटम्स, फॉर द व्हीकल्स कैरिंग फूड आइटम्स, द सेंटर हैज मेड इट मैंडेटरी टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑन द विंडशील्ड एंड द रियर स्क्रीन। अच्छा, डी, सी, ए और बी यानी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। क्या करेंगे सर, आपका वहां से देखेंगे। द सेंटर हैज मेड इट मैंडेटरी, है ना, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। क्या मैंडेटरी क्या होना है, क्या मैंडेटरी क्या उन्होंने, टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑन द, ठीक है, विंडशील्ड एंड द रियर स्क्रीन फॉर द व्हीकल्स कैरिंग फूड आइटम। सही है क्या? अगर यहां से होगा तो फिर ये बी, और बी के बाद में आपका ए दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो, द सेंट्रल हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द व्हीकल्स कैरिंग फूड आइटम्स, है ना, उनको क्या करना है आपका जो है वो टू डिस्प्ले ऑल डिटेल्स ऑन द विंडशील्ड एंड द रियर स्क्रीन। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी से शुरू होगा क्या, ये ऑप्शन बी से अगर शुरू होगा तो उसके बाद में आएगा ए, उसके बाद में आपका आएगा सी, और उसके बाद में आपका आएगा डी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी क्या होगा आपका, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। डन। कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड में बता दी थी, इसलिए यहां मैं थोड़ा सा तेज चला हूं। आपको इसको खुद को भी सोल्व करना है कि अच्छा सर ने ये किया कैसे, है ना, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, ये टॉपिक भी तो पढ़ना है। 27 क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ टू द गिवन वर्ड नॉरिश। अरे सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछा है। देखो, नॉरिश करना किसी को जो है वो जाहिर सी बात है नर्चर करना, उसको जो है वो थोड़ी देखभाल करना यार, उसको कहते हैं आपका जो है वो नर्चर है क्या वर्ड्स में, ये रहा नर्चर आपका। सिमिलर पूछा है, सिमिलर का मतलब है क्या पूछा है, सिनोनिम। जहां जहां सिमिलर लिखा जाए तो इसका मतलब सिनोनिम पूछा है। तो निगेट करना, नेगेशन आपका नेग्लेक्ट कर देना। नेटिव आपका होता है देसी, नेटिव आपका क्या होता है देसी। जैसे मैं कहूं कि मैं जो है वो राजस्थान का नेटिव हूं, या मैं जयपुर का जो है वो नेटिव है, मेरा जयपुर मेरा नेटिव प्लेस है जहां से मैं बिलोंग करता हूं। चलो, तो नेटिव नहीं होगा। नेग्लेक्ट करना, किसी पर ध्यान ना देना, और निगेट निगेशन आपका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्चर करना, तो उसको नॉरिश करना आपका। लिस्टलेस, भाई जिसका लिस्ट में नाम ही नहीं है, मतलब एक तरीके से लिस्टलेस पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 का लिस्टलेस आपको पूछा है। तो लेवली तो होता है जिंदा दिल, जिसको अपन कहते हैं ना कि साहब बस है चलते वायर में हाथ लगा दूं मैं, तो वो होता है आपका जिंदा दिल, है ना, थोड़ा बोल्ड निर्भीक जिसको अपन कहते हैं। ब्रिस्क हो गया आपका। अच्छा, लिथार्जिक होता है आपका, इसको ऐसे याद कर लेना, लेटा, लिथार्जिक, लेजी, इडल, ठीक है। तो आपका और इंथुसियास्टिक, जिसमें इंथुसियाज्म भरा हुआ हो, जो आपका क्या हो, जिसमें एनर्जी, आपका एनर्जेटिक भी कह सकते हैं इसको, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो सही वर्ड क्या हो जाएगा, जो लिस्टलेस है, जो अच्छा सॉरी जो लिस्टलेस है उसको क्या कहा जाता है आपका, लिथार्जिक, है ना। जो लिस्टलेस है वो कैसा है आपका, लिथार्जिक है, वो लेजी है, वो क्या है आपका लेजी है। सिनोनिम पूछा है। चलो अगला प्रश्न 28 के बाद में 29 सोफिस्टिकेटेड। मैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हूं। ये जो है वो क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सॉरी फॉर इट, चलो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। अगर कोई जो है वो सोफिस्टिकेटेड है, कुछ हद से ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, फिर भी क्लास चल रही है। सोफिस्टिकेटेड होना क्या होना आपका, सोफिस्टिकेटेड होना, तो वो इजी होता है, सिंपल होता है,
देखो, तो सोफिस्टिकेटेड है तो वो इजी, इजी तो भैया जो है वो सिंपल के लिए यूज हो गया। ये दोनों तो एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। ठीक है। नेव, नेव होता है नॉइस, जो नया है, बिगिनर है, अभी अभी जिसने शुरू किया है ना। और एक आपका क्या है, एक्सपीरियंस, जो क्या है आपका अनुभवशाली है, मतलब अनुभव है जिसके साथ में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी। एक्सपीरियंस्ड को हम वेटरन भी कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, वेटरन भी जो है वो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, आपको लेमेंट का जो है वो क्या बताना है, लेमेंट के लिए सही जो है वो सिनोनिम बताना है, लेमेंट के लिए सही सिनोनिम बताना है। तो लेमेंट क्या होता है, जो है वो दुख। मौन जो होता है ना, मौन, जैसे कंप्लेन तो होता है किसी की शिकायत करना, आपका कंसोल किसी को सांत्वना के लिए यूज किया जाता है, सांत्वना के लिए यूज किया जाता है। सेलिब्रेट जो है वो खुशियां मनाना। मौन होता है दुख मनाना, मौन मतलब विलाप करना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, ये सीधा सीधा आपको पूछा है, करेक्टली स्पेलिंग आपको पूछी हुई है, क्या पूछी हुई है, करेक्ट स्पेलिंग आपको पूछी हुई है। और करेक्ट स्पेलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर बहुत सिंपल तरीके से इसको पूछा गया है। डेटोरेट आपको पूछा गया है। डेटोरेट की अगर स्पेलिंग की बात की जाए तो डेटोरेट कभी भी भैया डी आई से शुरू नहीं होता, डी ई टी आई नहीं होगा, डी ई टी ई आर आई ओ आर ए टी ई। डेटोरेट आपका बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, तो जवाब क्या होगा, सी होगा। डन। स्पेलिंग, नेक्स्ट स्पेलिंग है आपका निमोनिया। निमोनिया जो है वो पहली बात तो पी से शुरू नहीं होता आपका, अच्छा सॉरी, आपका एन से शुरू होता है, सॉरी एन से शुरू नहीं होता, पी से शुरू होता है, माय मिस्टेक है ना। हम बात कर रहे थे कि निमोनिया जो है वो एन से शुरू नहीं होता, पी से शुरू होता है। इट वॉज अच्छा, अच्छा तो एन आई होता है क्या सर, बिल्कुल नहीं। एन ई एन ओ सर, एन आई वाई ए नहीं होता है निमोनिया में आपका, तो क्या होता है, पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, है ना, निमोनिया जिसको अपन कहते हैं। निमोनिया के बाद में हमारी एक स्पेलिंग है इमरजेंसी। इमरजेंसी में आई नहीं होगा आपका, जो है वो ए नहीं होगा आपका, इमरजेंसी नहीं होता, क्या होता है, इमरजेंसी। ऑप्शन कौन सा, सी। इसमें ज्यादा टाइम इसमें लगा रहे हैं क्योंकि स्पेलिंग है ना, सिंपली आपको आनी चाहिए स्पेलिंग, और उसमें मैं तैयार भी करवा दूंगा आपको। 34 की अगर बात करें तो क्या कहता है, ब्यूरोक्रेट, है ना, जो प्रशासनिक है उसके लिए यूज किया जाता है। तो आपका ब्यूरोक्रेट में ये गलत है आपका, बीई ए यू आर ओ सी आर ए टी, ठीक है। और आपका जो है वो ये क्या है, 34 सी, ठीक है। अच्छा, बीई है, ये तो गलत हो गया ना, ये देख रहा था मैं, क्रेट, ये गलत है, ये गलत है, तो क्या हो जाएगा आपका, बी यू आर ई ए यू सी आर ए टी, हाँ ब्यूरोक्रेट। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, प्रशासन के लिए यूज किया जाता है। अब देखो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिए हुए भाई, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैं आपको इनको सबको जो है वो पिक्चर मेथड में याद करवाऊंगा कि आपको कैसे इनको याद करना है। आपको ऊपर जो है वो क्या दी हुई है, इडियम्स दी हुई है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन जो है वो सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। ऊपर दिया हुआ है आपको टू स्मेल अ रेट, है ना, टॉम एंड जेरी याद रखो। टॉम जहां जहां मतलब जेरी जहां जहां जाके छुपेगा, टॉम उसके पीछे चला जाएगा, इसका मतलब उसको पता चल जाता है कि वो कहां है। क्यों, क्योंकि वो सारे दिन उसके खिलाफ क्या कर रहा होता है, षड्यंत्र रच रहा होता है कि मैं कैसे टॉम को जो है वो पीट लूं, कैसे टॉम को जो है वो परेशान कर लूं। तो ये क्या है, टू स्पोर्ट रेट्स इन ए डार्क रूम, गलत बात है सर आपका। टू मिसअंडरस्टैंड स्पीकर, गलत है आपका। टू सस्पेक्ट ही कुड डिजीट, है ना, अपने खिलाफ रचे गए षड्यंत्र या धोखे को जो है वो भनक लग जाना, तो उसको कहते हैं आपका स्मेल ए रेट, कि मुझे पहले ही पता लग गया कि तुम मेरे खिलाफ कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो साजिश चल रही है। डन। टू टेक अ लीफ इन द डार्क। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि भैया तुम तो छलांग लगा दो, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है ना, मैं कह रहा हूं अरे फटाफट से छलांग लगाओ, 2 सीढ़ी नीचे आ जाओ जल्दी से। जैसे ही तुमने छलांग लगाई तो तुम 2 सीढ़ी नहीं, जो है वो 20 फीट की छत से नीचे आ गए। क्यों, क्योंकि अंधेरा था, तुम्हें पता नहीं था, इसलिए तुमने क्या कर दिया, छलांग लगा दी। तो आपका टू परफॉर्म ए सीक्रेट रिचुअल, नहीं साहब आपका। टू जंप आफ्टर द सन हैज सेट, टू डू समथिंग विदाउट बीइंग सर्टेन ऑफ द आउटकम एंड रिजल्ट, बिना जो है वो किसी आउटकम के या रिजल्ट के, हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर भी हम जो है वो अंधेरे में ही क्या कर रहे हैं, आपका जो है वो छलांग लगा रहे हैं, लीप लगा रहे हैं। डन। तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। अब सुनो,
37 क्या कहता है 37 आपका? टू पुल वन सॉक्स अप। अब देखो ऐसे हर चीज के लिए मतलब इजीली तैयार हो जाएगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं। टू पुल खींचना, वंस सॉक्स अप, अगर किसी के जो है वो सॉक्स हमने ऊपर खींचे हैं, ये तो तरीका है इसको पढ़ने का। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? टू डिपार्ट, किसी को जो है वो डिपार्चर दे दिया, या आपका टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव वंस परफॉर्मेंस, टू ट्राई समथिंग न्यू एंड स्ट्रेंज, टू वियर अ पेयर ऑफ न्यू सॉक्स। तो क्या हो जाएगा कि अगर हमने जो है वो क्या किया है, किसी के सॉक्स ऊपर खींचे हैं, इसका मतलब हमने एक प्रयास किया है कि वो व्यक्ति जो है वो उसकी इंप्रूवमेंट्स मतलब परफॉर्मेंस में क्या आ जाए, उसकी इंप्रूवमेंट आ जाए, ये हमने एक प्रयास किया है। तो सिंपली किसी की इंप्रूवमेंट में किसी की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करना। 38 नंबर क्वेश्चन आपका, टू लॉस फिश। अगर आपने जो है वो टू लॉस फिश की अगर आप बात कर रहे हैं, ऑप्शंस कहा इसके? कौन कौन से ऑप्शंस दिए हुए? अच्छा ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन जो है वो अलग भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, इनसे हटके भी जो है वो इन्हीं के जैसा आंसर आपको मिलेगा। टू फील सैड जो है वो दुखी होना, टू लुक एंग्री जो है वो गुस्सा आना, आपका टू बी कंफ्यूज, टू लॉस रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आपने जो है वो देखो, जैसे मान लो चेहरा छुपा कर जाने की जरूरत पड़ रही है ना, आप अपना चेहरा खो चुके हो, अपना फेस खो चुके, ऐसे याद करवा रहा हूं, तो इसका मतलब आपने जो है वो लोगों से क्या खो दी है, अपनी रेस्पेक्ट खो दी है कि आप सर नहीं उठा पा रहे हो, छुप कर जाना पड़ रहा है, छुप कर बाहर जाना पड़ रहा है आपका। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब इडियम्स के बाद में वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहता है वन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन अ सर्टेन जॉब। अगर कोई जो है वो नया है किसी भी जॉब में, जो है वो तो नैव है, आपका बिगिनर है, या फिर आपका नोवाइस है, अभी अभी ये वर्ड लिखाया था आपका, ये तो हो गया इसका आंसर ऑप्शन डी। आपका नेम से एक नाम, जिसका नाम हो किसी का नाम के जैसा, वेटरन होता है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। आपका वर्सेटाइल क्या होता है सर? जिसमें एक से ज्यादा जो है वो क्या हो, आपका मोर देन वन क्वालिटी, मोर देन टू कर लो भले ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे होता है ना, वर्सेटाइल सिंगर होता है कि वो फोक भी गा लेता है, वो जो है वो अलग रैप सॉन्ग भी कर लेता है, वो आपका अलग तरीके से भी जो है वो गा लेता है। तो वर्सेटाइल होना मतलब एक से ज्यादा जो है वो उसमें क्या होना, आपके एक्सपीरियंस होना उसकी। अच्छा, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वो व्यक्ति जो हेट करता हो, घृणा करता हो, किससे? मैनकाइंड से, यानी जो है वो मानवता से। अगर मानवता से घृणा, ये बहुत बार पूछा जाता है, दो टाइप के वर्ड, एक जो है वो फिलेंथ्रोपिक, एक आपका मिसेंथ्रोप। एक मिसेंथ्रोप, एक फिलेंथ्रोप। फिल वर्ड या फिलो वर्ड प्यार के लिए है, लव के लिए है, और मिस वर्ड जो है वो आपका किसके लिए है? हेट के लिए है। तो क्या हो जाएगा आपका? मिसोलॉजिस्ट होगा, या आपका नरेसिस्ट होगा, या आपका सैडिस्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे सर? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मिसेंथ्रोप। अच्छा, रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स, जो हर 10 साल से होता हो, जो हर 10 साल से होता हो। तो यहां आपको वर्ड दिए हुए हैं जैसे सेंटेनियल, आपका जो है वो बाइएनियल, डेकेनियल, या फिर आपका जो है वो क्वाड्रेनियल। तो क्वाड तो होता है 4 के लिए, आपका जो है वो डेक होता है 10 के लिए, बाई होता है 2 के लिए, और सेंट होता है 100 के लिए। इज इट? तो इसका मतलब आपका जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि कितने साल से पूछा है? 10 साल से पूछा है। कितने साल से पूछा है? 10 साल से पूछा है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। अच्छा, कहा है फियर ऑफ वाटर, जो है वो पानी से लगने वाला डर। तो पानी से लगने वाले डर के लिए 2 वर्ड बार बार लिखे जाते हैं, इसमें से एक तो क्लिप्टोफोबिया जो है वो लिखा हुआ है, हालांकि क्लिप्टोमेनिया ज्यादा पूछा जाता है। क्लिप्टोमेनिया होता है चोरी करने की बीमारी। बीमारी मतलब किसी को आदत लग चुकी है कि भैया चोरी करे बिना मेरा तो काम ही ना चले, तो वो है आपका क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। आपका होडोफोबिया, हाइड्रोफोबिया और हेडनोफोबिया। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोफोबिया भी इसको कहा जाता है। और बच्चे इसमें क्या लिखा हुआ आ सकता है? एक्वाफोबिया भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों ही सही है। एक्वा फोबिया, एक्वा कहते हैं वाटर को, तभी तो एक्विटिक बना हुआ है ना, जो पानी में रहते हैं। तो एक्वाफोबिया भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है। 43 क्या कहता है आपका? अच्छा, ये अब आपको जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच और जो लिटरेरी टर्म्स है उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। आपको जो है वो क्या दिया गया? फिगर ऑफ स्पीच दिया गया, मतलब हिंदी वाले इसको अलंकार के तौर पे पढ़ते हैं, जैसे सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, अलिट्रेशन है, आपका जो है वो सिनेक्डोट है ना, सिनेक्डक है, आपका बहुत सारी जो है वो ऐसे आपको अलंकार के तौर पे देखने को मिलते हैं। तो यहां तो बड़ा सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा है 43,
क्या कहा है कि भैया इसमें अलंकार बताओ। तो देखो कैसे देखेंगे इसमें, ये मैं आपको समझाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा फिगर ऑफ स्पीच का आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैथ्यू मेट माइकल एट द मेयर्स मोर, भाई सिंपल सा है, एम 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 एम। सर बार बार क्या हो रहा है, एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या हो जाएगा अलिट्रेशन आपका, क्या हो जाएगा आपका एलिट्रेशन। अगर वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो क्या है आपका एलिट्रेशन है, आपका अलंकार, अनुप्रास जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, अनुप्रास अलंकार जिसको अपन कहते हैं। अच्छा इसमें क्या कहा है आपको, तंदूस यूनिफॉर्म फिट्स हिम लाइक अ ग्लो, लाइक अ ग्लो। और सबको पता है कि सर जब भी हम बात करते हैं लाइक और एज के साथ में, है ना, यूजुअली जब भी आप बात करते हैं लाइक एज सो, तो वो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सिमली। क्या कहलाएगा आपका सिमली जो है वो कहलाएगा। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता है, मेटाफर नहीं होगा, ऑक्सीमोरॉन नहीं होगा, क्या होगा आपका सिमली। क्यों, क्योंकि इसमें किसका यूज किया गया है, लाइक अ ग्लो। किसकी बात की गई है, तंदू का जो यूनिफॉर्म है वो कैसा है, इट्स लाइक अ ग्लो। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, बी सिमली। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखो टॉम एंड जेरी, ये लो भैया हमारे टॉम एंड जेरी यहां भी आ गए। टॉम एंड जेरी शेयर ए लव हेट रिलेशनशिप, शेयर अ लव हेट रिलेशनशिप। अगर आप जो है वो लव हेट रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो देखो दो चीजें यहां दिखाई गई है, टॉम एंड जेरी के बीच में क्या है, प्रेम भी है और घृणा भी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट इसमें जो है वो प्रकट हो रहा है। और अगर कॉन्ट्रास्ट यानी एक दूसरे की विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और सिमली नहीं होगा। सिमली तो सिमिलरिटी के लिए आता है, ऑक्सीमोरॉन आता है आपका कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा ना, उनके लिए तो ये अपने आप में बहुत ही अलग चीज है कि साहब क्या पढ़ा रहे हो, क्या है, कैसे आपको पता चला कि यहां कॉन्ट्रास्ट है, ये है। अपन टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में आराम से मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा कि सिमली कैसे आता है, मेटाफर कब आता है ना, तो वो सारी चीजें पढ़ाएंगे। अच्छा 46 क्या कहता है आपका, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अच्छा पूरा का पूरा संसार जो है वो क्या है आपका, एक स्टेज है। पूरा का पूरा संसार क्या है आपका, एक स्टेज है। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि पूरा संसार एक स्टेज है, तो पर्सोनिफिकेशन, हमने इसको इंसान थोड़ी बनाया, मानवीकृत थोड़ी किया है, नहीं है। सिंपली लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ है, रिपीटेशन नहीं है, पूरा संसार एक स्टेज है। पूरा संसार क्या है, एक स्टेज है। तो हमने मेटाफरिकली बात की है, क्या की है, मेटाफर इसके लिए जो है वो यूज किया है। 46 कंप्लीट, बचे हुए 4 क्वेश्चन फटाफट से लगाओ। 47 क्या है आपका, अच्छा ऑपोजिट बताना है आपको, लाइबिलिटीज। देखो जैसे कहते हैं ना कि मेरी बहुत सारी लाइबिलिटीज है, मेरी बहुत सारी क्या है, लाइबिलिटीज है, मतलब जिम्मेदारियां कह दो एक तरीके से, तो एक तो अर्थ जिम्मेदारियों से ले लो, और एक जो है वो लाइबिलिटीज, जो दे है, जो मुझे देना है, जो जिनका मुझे भुगतान करना है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरी बहुत सारी लाइबिलिटीज है, भाई मुझे बहुत सारे हैं, पारिवारिक जो है वो खर्चे भी चलाने होते हैं, ऑफिस के खर्चे भी चलाने होते हैं, सारी चीजें जो है वो लाइबिलिटीज है, इज इट। तो इसका मतलब वो दे है, ये तो हमें देना है, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। मनी पैसा, प्रॉपर्टी, असेट और डेप्ट। तो डेप्ट तो इसका क्या हो गया, डेप्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, डेप्ट तो कर्जा है। अच्छा असेट होती है संपत्ति, असेट क्या होता है, संपत्ति। तो भैया अगर आपको ये देना है तो इसका मतलब आपके पास में ऑपोजिटली आपके पास में क्या है, कुछ असेट्स है, कुछ संपत्ति है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट वर्ड पूछा है। क्या पूछा है आपको, ऑपोजिट वर्ड पूछा है। अच्छा अगला प्रश्न आपका 48 क्या कहता है आपका, ऑपोजिट बताना है स्ट्रिंजेंट का। किसका बताना है, स्ट्रिंजेंट का। बड़ा सिंपल सा है, इसका जो है वो क्या हो जाएगा, लीनियंट जो है वो 48 बिल्कुल ठीक बात है। स्ट्रिंजेंट का क्या हो जाएगा आपका, ऑपोजिट वर्ड, सीधा सीधा दे रखा है आपका, वेमेंट, सिवियर, जनरल होता है सामान्य, और आपका लेनिन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बचे हुए 2 क्वेश्चंस देखो, तो ये याद हो जाएंगे, अपन करेंगे ना। अच्छा क्या लिखा है, कॉन्शियस। देखो कॉन्शियस जो है वो आपका, कॉन्शियसनेस क्या होता है कि हम कई बार देखो एक वर्ड यूज करते हैं, अनकॉन्शियस किया उसको, है ना, बेहोश किया। कॉन्शियस मतलब चेतन अवस्था, अनकॉन्शियस होता है अवचेतन अवस्था, मतलब जब हमें
जो है वो नहीं ज्ञान होता कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, तो वो अनकॉन्शियस है। तो सिंपली आपको क्या पूछा है, आपको म्यूचुअल तो होता है, आपके जब रिलेशनशिप की बात करते हैं कि सर जो है वो दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग वाली बात की जा रही है, आपका जो है वो स्क्रैपलेस इरेस्पॉन्सिबल और आपका जो है वो मेटिकुलस। तो सिंपल सा है आपका, अगर किसी चीज के प्रति आप कॉन्शियस हैं, देखो कहते हैं ना अवेयर, जिसको अपन कहते हैं कॉन्शियस होता है अवेयर। इफ आई एम कॉन्शियस अबाउट समथिंग, if I am conscious about something, it means definitely the option that is opposite of the given word will be irresponsible। भाई एक तो मैं अवेयर हूं और दूसरी तरफ मैं क्या हूं, irresponsible हूं, क्योंकि मैं उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज पेरेनियल, है ना, आपका सालाना जिसको अपन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो पर एनुअल, आपका वार्षिक, ठीक है। अच्छा, इंसेसेंट, आपका सीजनल, फ्रीक्वेंट, और उस साइड में एक वर्ड गया इसमें से डी था कॉमन। क्या था आपका, कॉमन, सामान्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि सर ये तो आपका जो है वो रेगुलरिटी के साथ में हो रहा है, ये तो क्या है आपका रेगुलर है, क्या है आपका रेगुलर, वार्षिक जिसको अपन कहते हैं, मतलब हर बार हो रहा है। और फ्रीक्वेंट का अर्थ होता है कभी कभी, फ्रीक्वेंट का अर्थ क्या होता है, कभी कभी। तो ये इसका क्या हो गया आपका ऑपोजिट वर्ड हो गया। अब देखो ऑपोजिट वगैरह के लिए हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, है ना। हम एंटोनिम सिनोनिम के लिए, वोकैबुलरी के लिए, इन पार्ट्स के लिए, चाहे वो PQRS हो, चाहे वो जो भी पार्ट है, तो उनके लिए पहले थोड़ा स्टडी करेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक पे दोबारा करेंगे बातचीत। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून। सेशन अगर अच्छा लगे शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि क्या और कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर तरीके से समझ में आया, और जो है वो थोड़ा जुकाम थी इसलिए बाकी चीजों को इग्नोर कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।